तो देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे अब पादपों में उत्सर्जन। नया चैप्टर है पादपों में उत्सर्जन, है ना। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं पादपों में उत्सर्जन में? हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्त्रवण, रस स्त्रवण और मलानी। ये चार टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। उत्सर्जन, पादपों में उत्सर्जन देखो क्या होता है। जैसे किसी भी चीज का उत्सर्जन करना, पेड़ों के द्वारा किसी भी चीज को बाहर निकालना, तो पढ़ते हैं इसमें। उत्सर्जन, सबसे पहले देखो उत्सर्जन क्या होता है। पौधों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है, गोंद हो सकता है, रेजिन हो सकता है। मेनली गोंद पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। तो गोंद, रेजिन, टेनिन, एल्केलॉइड्स, ये क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालते हैं। कौन? पौधे या जंतु भी निकाल सकते हैं। उत्सर्जन तो एक ही परिभाषा है, पौधे या जंतु। तो देखिए आप, पादपों में उत्सर्जन निम्न विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है आपकी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक विधि है ना। तो वाष्प का उत्सर्जन, है ना, पौधों के वायवीय भागों जैसे पुष्प, फल, पत्ती, तना, इनके द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होगा। जल का वाष्प के रूप में त्यागना, मतलब ये चार भाग ही आएंगे ओनली। ये नहीं आएगा कि आप जड़ से वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। केवल इन चार भागों के द्वारा होगा। जो वायवीय होते हैं ना, वायवीय भाग होते हैं जो एयर में होते हैं, वही जल का वाष्प के रूप में त्यागते हैं ये, है ना। जल को त्यागते हैं वाष्प के रूप में, तो वाष्पोत्सर्जन नाम से स्पष्ट है, वाष्प का उत्सर्जन, है ना। तो जड़ नहीं आएगा इसमें, बाकी सब आएंगे। कर्टियस, अगला है कर्टियस। अब देखो आप, कर्टियस ने क्या कहा है। कर्टियस के अनुसार वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक अनिवार्य बुराई है। अनिवार्य बुराई है, आवश्यक बुराई है। किसने कहा है? कर्टियस ने कहा है, जरूर याद रखें। वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? ताप का नियमन। वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य ताप का नियमन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। तापमान का नियंत्रण करता है वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि वाष्प निकलेगी तो तापमान कम हो जाएगा। ताप का नियमन करना है इसका मेन कार्य। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखो, वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन मतलब रंध्र के द्वारा किया जाने वाला वाष्पोत्सर्जन। अब रंध्र क्या होता है? जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो रंध्र कहलाते हैं, है ना। तो उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। पौधों की पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है ना। पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं रंध्र। तो उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है ना। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना परसेंट होता है? 90%। रंध्रों के द्वारा कितना होता है? 90%। क्यों? उपत्वची, उपत्वची वाष्पोत्सर्जन देखो कितना होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा? क्यूटिकल के द्वारा। कितना होता है? 9% होता है ना। 9% होता है। अब वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखो, वाष्पोत्सर्जन वातरंध्र द्वारा होगा, ये वातरंध्र द्वारा होगा, तो कितना होता है? 1% होता है। किसके द्वारा कितना परसेंट होता है? ये यहाँ पे उपत्वचीय जो है ना, क्यूटिकल, ये आरपीएससी फर्स्ट ईयर में आ चुका है कि क्यूटिकल के द्वारा कितना परसेंट वाष्पोत्सर्जन होता है। तो 9% होता है। तो 90% इसके द्वारा, 9% इसके द्वारा, 1% इसके द्वारा, हो गया 100%। पत्रक वाष्पोत्सर्जन देखो, पत्रक यानी फोलियर, फोलियर वाष्पोत्सर्जन किसे बोलते हैं? पत्तियों द्वारा, पत्तियों के से होने वाला संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन, जितना भी मतलब पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, वो कहलाता है पत्रक वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, फोलियर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखो रंध्र की संरचना पढ़ते हैं अपन। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले दीर्घ वृत्ताकार छिद्र, छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। रंध्र कौन होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार छिद्र होते हैं। किसी आकृति होती है दीर्घ वृत्ताकार, है ना। प्रत्येक रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं या द्वार कोशिकाओं से घिरा रहता है ना। द्वार कोशिकाएं होगी या रक्षक कोशिकाएं होगी। तो ये प्रत्येक रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। अब रक्षक कोशिका की या द्वार कोशिका की संरचना क्या कैसी होती है, पढ़ते हैं द्वार कोशिका के बारे में, रक्षक कोशिका के बारे में। रक्षक आकृति देखो, आकृति सेम के बीज के समान होगी। रक्षक कोशिका की आकृति कैसी होती है? सेम के बीज होता है ना, फली होती है ना, सब्जी होती है ना फली की, तो उसके समान होती है। या वृक्काकार होती है, जो किडनी शेप होती है, वृक्क के आकार की होती है ना। कौन? रक्षक कोशिका की आकृति। एक बीज पत्रियों में इनकी आकृति कैसी होती है? रक्षक कोशिका की एक बीज पत्रियों में होती है डंबल के आकार की, डंबलाकार होती है ना। बाहरी भित्ति पतली होती है, बाहरी भित्ति कैसी होती है? पतली। और आंतरिक भित्ति मोटी, आंतरिक भित्ति मोटी होती है, ये ध्यान रखनी है आपको। अब जब पतली होगी बाहरी भित्ति, तो प्रत्यास्थ होगी, मतलब उसके अंदर लचक भी होगी। आंतरिक भित्ति मोटी होगी तो अप्रत्यास्थ होगी। एक केंद्रक और अनेक हरित लवक उपस्थित होते हैं। देखो रक्षक कोशिका में क्या, एक केंद्रक उपस्थित होता है और अनेक हरित लवक उपस्थित होते हैं, मतलब हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक रक्षक कोशिका सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। प्रत्येक रक्षक कोशिका सहायक कोशिकाओं से, बहुत सारी सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। तो देखिए बच्चों, ये है अपने रंध्र की संरचना, है ना, रंध्र की संरचना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो
ये रंध्र की संरचना है ना, ये बीच में ये रंध्र की संरचना, ये दो द्वार कोशिकाएं, एक तो ये एक ही है ना, दो रक्षा कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं है ना, ये रंध्र को घेरे रहती है, छिद्र है ना, और ये रंध्र को घेरे रहती है दो द्वार कोशिकाएं है ना, मतलब रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिका होगी, इसके बाहर क्या पाई जाती है, सहायक कोशिकाएं। तो देखिए इसमें प्रत्येक रंध्र में एक केंद्रक उपस्थित होता है, प्रत्येक रंध्र में एक केंद्रक उपस्थित होता ही है, एक केंद्रक, इसमें एक है ना, और ये दो द्वार कोशिकाओं से घिरा रहता है, एक ही मतलब द्वार कोशिका मतलब रक्षक कोशिकाएं, दो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। प्रत्येक रंध्र में देखो बहुत सारे, एक तो केंद्रक उपस्थित होता है और अनेक हरित लवक उपस्थित होते हैं, देखो बहुत सारे हरित लवक है, बहुत सारे हरित लवक है, तो ये सब क्या है, हरित लवक है। तो हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट है ना, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं है ना, और एक केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा बहुत ये द्वार कोशिकाएं जो रक्षक कोशिकाएं हैं, जो रक्षक कोशिकाएं बहुत सारे सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती है, बहुत सारी सहायक कोशिकाओं से, ये सब सहायक कोशिकाएं हैं ऊपर है ना, तो इसको लिख देते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट। हर एक लोग बोलो चाहे क्लोरोप्लास्ट बोलो, एक ही बात है, क्लोरोप्लास्ट है ना, हर एक लोग बोलो चाहे क्लोरोप्लास्ट बोलो, एक ही बात है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, आगे आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ये रंध्र की संरचना है। देखो बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है, पोटोमीटर है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात करता है ना, दर को। और रंध्रों की संख्या को ज्ञात करने वाला, रंध्रों की संख्या आ जाए, रंध्र रंध्र क्या होता है, छिद्र होते हैं, तो छिद्र की संख्या को पोरोमीटर, तो पोर का मतलब छिद्र होता है, पोर का मतलब छिद्र है ना, तो इसको जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोनों। अब रंध्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, देखो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा है ना, तो रंध्र के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है अरंध्रीय, मतलब नाम के आगे अ लग गया ना, तो रंध्र अनुपस्थित होंगे है ना। अरंध्रीय में क्या, या पोटेमोजिटोन प्रकार में क्या होगा, रंध्र अनुपस्थित होंगे है ना, मतलब जो जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं ना, उनमें नहीं होता, उनमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण जल निमग्न पादप, जैसे हाइड्रिला है ना, वेल्सनेरिया, पोटेमोजिटोन है ना, तो इनमें क्या होगा, रंध्र अनुपस्थित होते हैं। निम्न में से किसमें रंध्र अनुपस्थित होंगे, तो हाइड्रिला, वेल्सनेरिया, पोटेमोजिटोन। दूसरा है आपका अधोरंध्री, अधो का मतलब होता है नीचे, नीचे की सतह पर, नीचे की ओर है ना, अधोरंध्री या सहतूत प्रकार। तो एक बार क्वेश्चन आ गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होंगे, तो किसमें रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, तो सहतूत में है ना। उदाहरण जरूर ध्यान रखें, सहतूत में या सेब में, दोनों आएंगे, सेब भी आ जाएगा, सहतूत भी आ जाएगा। तीसरा है आपका ऊपरी रंध्रीय, नाम से स्पष्ट है कि रंध्र कहाँ पाए जाएंगे, ऊपर की तरफ पाए जाएंगे, मतलब ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे, रंध्र केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए कमल और जल लिली है ना, मतलब कमल में रंध्र पाए जाते हैं है ना, जल लिली में ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अब देखो उभय रंध्री का मतलब है कि रंध्र है ना, ऊपर भी पाए जाएंगे, नीचे भी पाए जाएंगे, दोनों सतह पर पाए जाएंगे। तो देखो, अब रंध्र दोनों सतह पर उपस्थित, देखो दो भागों में विभाजित होता है, ये दो भागों में विभेदित होता है। देखो पहला है आलू प्रकार, रंध्र तो पाए जाएंगे दोनों सतह पर, अब किस में ज्यादा पाए जाएंगे, किस सतह पर कम पाए जाएंगे, या दोनों में समान पाए जाएंगे, देखना। आलू में देखो ऊपरी सतह पर कम होंगे, ऊपरी सतह पर कम, और निचली सतह पर अधिक रंध्र, निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाएंगे है ना, उपस्थित। जैसे द्विबीजपत्री पादप सोलेनेसी कुल के पौधे, जैसे टमाटर, टमाटर में मिलेगा है ना, बैंगन में मिलेगा, टमाटर में, तो इनमें क्या होता है, ऊपरी सतह पर तो कम होते हैं रंध्र, और निचली सतह पर अधिक होते हैं रंध्र। अब देखो जई प्रकार है ना, उभयरंध्रीय में ही दूसरा प्रकार है जई। तो जई में क्या होगा, रंध्रों की संख्या दोनों सतह पर समान, रंध्रों की संख्या ऊपर भी समान होगी, निचली वाली सतह भी समान होगी। जैसे कि गेहूं, एक बीजपत्री पादप होते हैं ये सब, गेहूं, चावल, घास है ना, तो इनमें क्या होगा, गेहूं में क्या होगा, रंध्रों की संख्या दोनों सतह पर समान होती है ना, ध्यान रखना इनको। तो देखो बच्चों, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, निम्न सिद्धांत दिए गए है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण उत्पाद क्या होगा, जहाँ प्रकाश संश्लेषण उत्पाद ज्यादा बनेंगे है ना, उत्पाद मतलब ग्लूकोज, शर्करा, प्रकाश संश्लेषण उत्पाद ये तो होते हैं है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है, ग्लूकोज बनेगा या शर्करा बनेगी ना, वहां पे क्या है, रंध्र खुल जाएंगे है ना, और दिन में बनते हैं प्रकाश संश्लेषण उत्पाद है ना। स्टार्च क्या है, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद नहीं है, स्टार्च तो रात में बनता है ना, तो रंध्र बंद हो जाएंगे, स्टार्च बनेंगे ना, जहाँ स्टार्च बनेगा वहां बंद हो जाएंगे रंध्र, और जहाँ शर्करा बनेगी ना, वहां रंध्र खुल जाएंगे। यह सिद्धांत वान मॉल द्वारा दिया गया है ना, वान मोहल द्वारा दिया गया था, इसका ध्यान रखना है आपको, ये सिद्धांत किसने दिया था,
दिन में प्रकाश संश्लेषण, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है ना, इसलिए रंध्र दिन में खुलते हैं और रात को बंद होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनेंगे। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद, मैंने कहा ना, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का मतलब है ग्लूकोज, शर्करा, है ना। तो है ना, उत्पाद बनेंगे, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बन जाएंगे, तो क्या है, रक्षक कोशिका की सांद्रता बढ़ेगी। अब देखो रक्षक कोशिका की सांद्रता बढ़ते ही रंध्र खुल जाएंगे, है ना, रक्षक कोशिका की सांद्रता बढ़ जाएगी और रंध्र खुल जाएगी। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, देखो रात में नहीं होता प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद भी नहीं बनेंगे, और रक्षक रक्षक कोशिका ही नहीं, रक्षक है यहाँ पे, रक्षक कोशिका की सांद्रता कम हो जाएगी और रंध्र बंद हो जाएंगे, है ना। रक्षक कोशिका है यहाँ पे, रक्षक। स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत देखो क्या है। स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत अलग है। इसमें क्या होता है कि जहां पे स्टार्च बनता है ना, वो रात को बनता है स्टार्च, तो वहां पे रंध्र बंद हो जाएंगे। शर्करा जहां बनती है ना, मैंने पहले कहा शर्करा जहां बनेगी, ग्लूकोज जहां बनेगा, वहां रंध्र खुल जाएंगे। अब देखो ट्रिक, जहां अब देखो ट्रिक, जहां स्टार्च बनेगा वहां रक्षक कोशिका की सांद्रता कम हो जाएगी, और जहां शर्करा बनेगी वहां रक्षक कोशिका की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब रक्षक कोशिका की सांद्रता बढ़ेगी तो रंध्र खुल जाएंगे। देखो बच्चों, शायरी, अब ये शायरी था, शायरी के अनुसार क्या है, रंध्रों का खुलना और बंद होना पीएच परिवर्तन पर, मतलब शायरी ने क्या बोला, पीएच, पीएच परिवर्तन पर निर्भर करता है। मतलब दिन में पीएच बढ़ती है, मैंने पहले ही कहा था दिन में पीएच बढ़ती है, दिन में रंध्र खुलेंगे, है ना। और CO2 घटती है दिन में CO2 घटती है, क्योंकि CO2 तो पेड़ पौधे काम में ले लेते हैं। तो पीएच पीएच CO2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जस्ट अपोजिट होती है उसके, मतलब अर्थात पीएच बढ़ेगी, पीएच बढ़ती है तो क्या होगा, CO2 घटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घटेगी, और दिन में पीएच अधिक होती है, अतः दिन में शर्करा बनती है। दिन में शर्करा बनती है, अब देखो जहां शर्करा बनेगी ना, वहां पे वो खुल जाएंगी, रंध्र खुल जाएंगी। जहां शर्करा बनेगी तो रक्षक कोशिका की सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्र अब देखो रक्षक कोशिका की सांद्रता बढ़ जाएगी, इसका मतलब रंध्र खुल जाएंगे। स्टीवर्ड, मतलब शायरी ने याद करना है आपको पीएच परिवर्तन, है ना, पीएच। और स्टीवर्ड का याद रखना है आपको ग्लूकोज मोनोफास्फेट, मैंने कहा ना, ग्लूकोज हो या शर्करा हो, है ना, ग्लूकोज मोनोफास्फेट। मतलब इसने क्या बोला कि रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पे निर्भर करता है, ग्लूकोज मोनोफास्फेट पर, या ग्लूकोज वन ऐसे लिखते हैं इसको, ग्लूकोज वन फॉस्फेट के टूटने व बनने पर निर्भर करता है। दिन में ग्लूकोज मोनोफास्फेट अधिक बनता है ना, मतलब ग्लूकोज अधिक बनता है, कुल मिला के ग्लूकोज भी आ गया, ग्लूकोज तो रंध्र खुलेगा, ग्लूकोज बनेगा, शर्करा बनेगी, है ना, पीएच ज्यादा होगी, तो क्या होगा, रंध्र खुल जाएंगे, है ना। तो इस शायरी ने बोला पीएच, शायरी ने तो क्या बोला, पीएच, और स्टीवर्ड ने क्या बोला, ग्लूकोज मोनोफास्फेट या ग्लूकोज वन फास्फेट। तीसरा सिद्धांत आयन परिवहन सिद्धांत, देखो ये सिद्धांत है ना, सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत यही है, इसको पढ़ते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था, यह सिद्धांत दिया था फ्यूजिनो और लेविट, फ्यूजिनो और लेविट द्वारा दिया गया। यह सर्वमान्य सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत है, देखो ये है ना, आयन परिवहन सिद्धांत। मतलब इसमें क्या होगा, यदि पोटेशियम धन आयन, मतलब के प्लस, ये और ये के और ये प्लस, के प्लस जाएंगे ना, तो क्या होगा, के प्लस प्लस रक्षक कोशिका में जाएंगे, रक्षक कोशिका में के प्लस जाएंगे, के प्लस, है ना, तो क्या होगा, अगर के प्लस रक्षक कोशिका में जाएंगे तो क्या होगा, तो वो रंध्र खुल जाएगा, तो रंध्र खुल जाएगा, मतलब पोटेशियम धनायन जाएंगे ना, तो रंध्र खुल जाएगा, और हाइड्रोजन धनायन जाएंगे, H प्लस जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, रंध्र बंद हो जाएंगे। किसमें, रक्षक कोशिका में। के प्लस जाएंगे तो ये खुल जाएगा, रंध्र खुल जाएंगे, और H प्लस जाएंगे, H प्लस जाएंगे तो रंध्र बंद हो जाएगा। अब देखो रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, रंध्रों की गति को जो प्रभावित करते हैं, पहला नीला प्रकाश। देखो अगर नीला प्रकाश होगा ना, तो रंध्र बढ़िया खिलेंगे, है ना, नीला प्रकाश रंध्रों को खुलने के लिए ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा है एक साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन भी रंध्रों को खोलने के लिए प्रेरित करता है ना, नीला प्रकाश होना चाहिए, साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए। अब देखो ये अपोजिट है, एबीए हार्मोन। एबीए हार्मोन क्या होता है, रंध्रों को बंद करने के लिए प्रेरित करता है। जो एबीए हार्मोन है, एब्सिसिक हार्मोन है ना, एबीए हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन, यह क्या करता है, रंध्रों को बंद होने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो कारक, ऐसे कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं, है ना। देखो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वायुमंडलीय आर्द्रता। जो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। देखो अगर यदि वायुमंडलीय, देखो वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ेगी तो मौसम नम रहेगा ना, है ना, नमी रहेगी मौसम, अब नमी रहेगी
धूप कम निकलेगी तो वाष्पोषण कम होएगा, है ना, वाष्पोषण घटेगी, आर्द्रता बढ़ेगी। तो मतलब मेन कौन है, सबसे मेन प्रभावित कौन करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता। अब देखो जड़ तना अनुपात देखो कम होने से क्या होगा, वाष्पोषण में कमी आती है। जड़ तना अनुपात कम होगा तो वाष्पोषण में कमी आती है, और जड़ तना अनुपात अधिक होगा तो वाष्पोषण में वृद्धि होती है ना। तो इसको ध्यान रखना आप। अब वाष्पोत्सर्जन के विरोधी यौगिक कौन कौन से, वाष्पोत्सर्जन विरोधी यौगिक कौन कौन से होंगे, देखो जो वाष्पोत्सर्जन का विरोध करते हैं, मतलब ये यौगिक वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। तो देखो बिंदु स्त्राव नया टॉपिक है अपना, वाष्पोत्सर्जन खत्म हो गया। बिंदु स्त्राव क्या होता है, पत्तियों की सतह से जल का बूंद बूंद के रूप में बाहर निकलना। मतलब पत्तियों की सतह, पत्तियां होती है ना, उनकी सतह से जल किसी रूप में बाहर निकलेगा, बूंद बूंद के रूप में बाहर निकलेगा, बूंद बूंद करके बाहर निकलेगा वो। तो इसको बोल देंगे बिंदु स्त्रावण। अब ये किस में होता है, टमाटर में होता है, कुकुरबिटेसी कुल के पादप में होता है ना। यह क्रिया किसके द्वारा होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, जल रंध्रों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, जल रंध्रों द्वारा होती है। स्त्रावी जल कैसा होता है, अशुद्ध होता है। स्त्रावी जल होता है अशुद्ध होता है, इसमें शर्कराएं, खनिज लवण, अमीनो अम्ल, है ना, आदि उपस्थित होते हैं। बिंदु स्त्रवण की क्रिया अधिक होती है जब वाष्प जल अवशोषण अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन न्यून होता है। मतलब है ना, बिंदु स्त्रवण की क्रिया कब अधिक होती है, जब जल अवशोषण अधिक होना चाहिए, इसके लिए जल अवशोषण अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन न्यून हो, वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, है ना। तो बिंदु स्त्रवण तभी तो होगा जब उनके अंदर पानी बढ़ जाएगा, मतलब ये जल जल रंध्रों द्वारा होती है एक तो ये, है ना। और ये कब कब होता है, बिंदु स्त्रवण की क्रिया कब होती है, जब उनके अंदर जल अवशोषण अधिक होना चाहिए और वाष्पोत्सर्जन नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, है ना। यह क्रिया किसके द्वारा होती है, जल रंध्रों द्वारा होती है। एक बार फिर से आगे लाइन, जल रंध्र पत्तियों के किनारों पर पाए जाते हैं ना, पत्तियों के किनारों पर पाए जाते हैं, है ना। बिंदु स्त्रवण के लिए आपने, मैंने यहाँ पे लाल पेन से लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। जलरंध्र के नीचे क्या स्थित होता है, देखो जलरंध्र के नीचे मृदुतकीय वो ढीला उत्तक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिथेम, एपिथेम कहते हैं ना। इसे ट्रांसफर उत्तक भी कहते हैं। मतलब इसकी जलरंध्रों के नीचे एक मृदुतकीय उत्तक होता है, एक ढीला उत्तक होता है, जिसे एपिथेम कहा जाता है। और इसे ट्रांसफर उत्तक भी कहा जाता है ना। ट्रांसफर उत्तक ये भी ध्यान रखें आप, ट्रांसफर उत्तक क्या होता है ना। तो एपिथेम, एपिथेम भी ध्यान रखें। तो इसमें 4-5 पॉइंट है बढ़िया जो पूछे जाते हैं, खास रूप से जलरंध्र, है ना, और जल अवशोषण अधिक, वाष्पोत्सर्जन न्यून। टमाटर भी ध्यान रखना, है ना। अब देखो बिंदु स्त्रव की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, मूल दाब के कारण होती है। बिंदु स्त्रव की क्रिया क्यों होती है, मूल पे दाब, मूल जड़ के ऊपर जो दाब पड़ता है ना, मूल मूल के ऊपर पड़ने वाले दाब के कारण बिंदु स्त्रव की क्रिया होती है, मूल दाब के कारण, है ना। अब देखो नया टॉपिक है अपना, रस स्त्रवण। रस स्त्रवण तीसरा टॉपिक है अपना। तो रस स्त्रवण में क्या होगा, रस मतलब तरल पदार्थ बाहर निकलेंगे। देखो इसमें देखो, पादप के कटे हुए भाग से या क्षतिग्रस्त भाग से तरल का पदार्थ का स्त्रवण, मतलब सफेद रंग का दूधिया कलर का पदार्थ निकलता है कटे हुए भाग से, है ना, तो उसको बोलते हैं रस स्त्रवण। तरल का तरल निकलेगा। टोडीपाम द्वारा, टोडीपाम में सर्वाधिक रस स्त्रवण पाया जाता है, किसमें, टोडीपाम में, है ना। ध्यान रखें इसका। और रबर और अफीम भी इसी से प्राप्त किए जाते हैं, रफम और अफीम इसी प्रक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं, किससे, रस स्त्रवण से। अब देखो मलानी, चौथा टॉपिक है अपना मलानी, है ना। पौधों के मुलायम भागों में कोशिका की स्फीति की कमी से मुरझाने के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब मतलब क्या होगा, जो पौधे के मुलायम भाग है ना, उसमें क्या होगा, कोशिका की है ना स्फीति हो जाती है, कोशिका फूल जाती है। स्फीति मतलब कोशिका की फूलने की कमी से, मतलब कोशिका फूल 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 जाती है तो उसकी कमी से, फूलेगी नहीं कोशिका, कोशिका की स्पीड फूलेगी नहीं कोशिका, उसकी स्फीति में कमी हो जाएगी, है ना। तो मुरझा जाएगा वो पौधा, क्या आएगा, पौधे के जो मुलायम भाग होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि वो कोशिका फूलती नहीं, है ना, स्फीति नहीं होती उसमें। इस घटना को क्या बोलते हैं, मलानी बोलते हैं, मलानी, है ना। दोपहर में अधिक वाष्पोषण की वजह से होता है, क्योंकि धूप ज्यादा लगेगी ना तो बेचारे मुरझा जाएंगे पौधे, है ना। क्यों, क्योंकि उनमें वाष्पोषण अधिक होता है ना, या पानी की कमी हो जाएगी। या मृदा में जल की कमी देखी जाती है, मतलब उनकी जो पानी की कमी हो जाती है ना, तो पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे के मुलायम भाग मुरझा जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी की कमी हो जाती है, मतलब कोशिका की स्फीति की कमी हो जाती है ना। कोशिका में जो फुलाव है वो कम हो जाता है, इसलिए। तो अपना ये चैप्टर खत्म है। इसके अपने एक दो पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, जिससे वाष्पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आते हैं परीक्षा में। पादपों में सबसे कम वाष्पोषण किसमें पाया जाता है, देखो सबसे कम वाष्पोषण किसमें पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मासलोद्भिद मरोद्भिद में, मरुद्भिद में, मासलोद्भिद मरुद्भिद जो होते हैं ना, उनमें जीरोफाइट्स में सबसे कम वाष्पोषण मिलेगा, क्योंकि उनको वो तो बेचारे पहले ही रेगिस्तान जगह पे रह रहे हैं, है ना, मरुस्थल में रह रहे हैं।
तो उनको तो पानी कम से कम निकालना है ना अपने अंदर से। तो मासलोदबिन मरोदबिन होते हैं ना, जीरोफाइट्स, उनमें सबसे कम वाष्पोजन होता है, क्योंकि पानी कम से कम वो वाष्प के रूप में निकालेंगी पत्तियां उनकी, है ना। सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन देखो किसमें होता है, सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है मीजोफाइट्स में, है ना, समोद्भिद में। समोद्भिद में मतलब मीजोफाइट्स में सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। मतलब उनकी जो पत्तियां होती है ना, वो सबसे ज्यादा वाष्प के रूप में पानी निकालती है ना। ऐसे पौधे जो वाष्प के रूप में पानी सब यार निकालते हैं, उनको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो मीजोफाइट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है वाष्पोत्सर्जन समोद्भिद में। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया आपका, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बाद।